बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बचपन से ही मुझे मतलब फ़िरौन के स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट था। मतलब मुझे जानना था कि मतलब फ़िरौन है, उसकी मम्मी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी है बचपन से, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी मेरे अंदर थी कि मैं फ़िरौन के बारे में जानूँ, फ़िरौन के बारे में जानूँ। और मतलब फ़िरौन क्या था, कैसे उसने रूल किया, कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को मतलब हराया, वो कैसे कैसे बहुत सारी चीज़ें मुझे जाननी थी। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो आज मैंने बहुत सारे चैनल्स को सर्च किया। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आज फ़िरौन के हिस्ट्री को जानूँ, क्या है फ़िरौन का हिस्ट्री। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी वीडियो देखना। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली में डॉक्टर उस्मा शफात, आज मैं फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, जिसका मौजू है 5000 ईयर्स ऑफ फ़िरौन ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का वो दिखाएगा इस वीडियो में कि क्या 5000 ईयर्स पहले क्या इजिप्ट में हुआ था, कैसे फ़िरौन का क्या उसने रूल किया, कैसे बहुत पावरफुल है। मैंने बचपन से सुना है कि फ़िरौन बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को वो खुदा ही मानता था, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। क्या है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ कि वीडियो को मैं देखूँगी, फ़िरौन के बारे में देखूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना। तो फिर चलते हैं, दीन की बातें साथ में सीखते हैं। दुनिया की पहली बड़ी सुपर पावर फ़िरौन की सिटी, इसी इजिप्ट के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले ही क्लियरली बता दिया था कि तुम मुसलमान जरूर एक दिन इजिप्ट को फतह करोगे, लेकिन याद रखना जब तुम इजिप्ट को फतह करो तो वहां के आम लोगों के साथ नेकी से पेश आना, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब की लीडरशिप में रोमन और पर्शियन एम्पायर को हराकर उनसे ये सारे इलाके फतह कर लिए। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने ये सारे इलाके फतह किए, अचानक यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। इन नए इलाकों में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी ताउन हर तरफ फैल गई, जिससे मुसलमानों की स्पीड तो खत्म हो ही गई, लेकिन इस बीमारी से मुसलमानों के सारे बड़े जनरल्स शहीद हो गए और नए जनरल्स को चांस मिला कि वो आगे आकर मुसलमानों को लीड कर सके। तो अब इन बड़े जनरल्स के शहीद होने की वजह से हजरत उमर ने इन इलाकों में नए जनरल्स लगाए और यहाँ पर मुसलमानों का आर्मी चीफ अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया। अमर बिन आस के आर्मी चीफ बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी खत्म हो गई और जब हजरत उमर को मदीना में इसका पता चला तो वो खुद हालात को कंट्रोल करने के लिए मदीना से मुसलमानों की फौज की तरफ गए। लेकिन ऑफ कोर्स जाने से पहले उन्होंने मदीना और पूरे अरब का कंट्रोल हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले किया। मतलब ऑफ कोर्स अगर हजरत उमर को इस सफर में कुछ हो जाता तो ऑटोमेटिकली हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस पूरी एम्पायर के नए खलीफा बन जाते। जैसे ही हजरत उमर सीरिया पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात नए आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई और उन्होंने खलीफा उमर के सामने एक नया जबरदस्त प्लान रखा कि अब हमें रुकने के बजाय एक नई दुनिया की तरफ जाना चाहिए, इजिप्ट। पर वेट, इजिप्ट ही क्यों? मुसलमान तो रोमन एम्पायर के कैपिटल की तरफ भी जा सकते थे, क्योंकि इजिप्ट कोई आम इलाका नहीं था और पिछले हजारों साल से इजिप्ट दुनिया के सबसे रिच इलाकों में से एक था, जिसकी ताकत को कुरान में भी बार बार एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन आखिर इजिप्ट इतना पावरफुल बना कैसे? आज से 5000 साल पहले दुनिया के हालात कुछ ऐसे थे कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक ही थी, पानी। और जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पानी होता था वही पूरी दुनिया पर राज करता था। एंड ऑफ कोर्स उस जमाने से लेकर आज तक दुनिया की सबसे बड़ी रिवर इजिप्ट में ही थी, नाइल रिवर। और आहिस्ता आहिस्ता इसी दरिया के पानी की ताकत की वजह से पूरी दुनिया से लोग इजिप्ट में आकर आबाद होने लगे, जिसकी वजह से इजिप्ट दुनिया का सबसे ताकतवर इलाका बना और यहाँ के लोग दुनिया के सबसे रिच लोग बने। जिसके बाद इन्हीं लोगों में से एक आदमी खड़ा हुआ, किंग नार्मर, जिसने पूरे इजिप्ट को यूनाइट करके यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली बादशाहत बनाई। बट वेट, ये तो 5000 साल पुरानी कहानियां है, तो आज हमें इस सब का कैसे पता है? इन दो टैबलेट्स को गौर से देखें। आज तक आपने जिंदगी में जितनी भी इजिप्शियन राइटिंग्स देखी हैं, उन सब में दुनिया की सबसे पुरानी इजिप्शियन राइटिंग्स यही दो टैबलेट्स हैं, जिसमें किंग नार्मर को क्लियरली देखा जा सकता है।
आहिस्ता आहिस्ता यही इजिप्शियन एम्पायर ताकतवर होती गई और अगले 1000 साल तक इजिप्ट ही पूरी दुनिया पर राज करता रहा। 1000 साल तक दुनिया की सुपर पावर रहने के बाद अब इजिप्शियन फिरौनों को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि उनसे बड़ा इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं है। जिसके बाद पहली बार उन्होंने एक ऐसा दावा किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। इजिप्ट के फिरौन ने अपने आप को बादशाह नहीं बल्कि खुदा कहा और इन फिरौनों ने इजिप्ट में एक ऐसा रिलीजन बनाया कि फिरौन तो दुनिया में एक खुदा है, लेकिन तुम अवाम सिर्फ और सिर्फ तभी जन्नत जा सकते हो जब तक तुम अपने खुदा फिरौन के गुलाम रहो, ताकि कभी भी इजिप्ट के लोग फिरौन के खिलाफ बगावत ना कर सके। तो अब पूरा इजिप्ट फिरौनों की इबादत करने लगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन फिरौनों के रिलीजन में भी कुछ चेंजेस आने लगे और आखिर यहाँ पर एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट आया कि हर फिरौन खुदा नहीं है, बल्कि सिर्फ वही फिरौन खुदा रहेगा जिसका जिस्म उसके मरने के बाद भी हमेशा के लिए टिल द एंड ऑफ टाइम बिल्कुल ठीक ठाक रहे। तो अब इन फिरौनों की आपस में एक रेस स्टार्ट हुई कि कौन अपने जिस्म को हमेशा के लिए सेफ रख सकता है। तो अब फिरौन अपने जिस्मों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, जिससे दुनिया में पहली बार ममीज का कॉन्सेप्ट आया। तो अब जैसे ही कोई फिरौन मरता था तो उस जमाने के सर्जन्स सबसे पहले उस फिरौन के जिस्म से सारा खून निकाल लेते थे और उसके बाद उस फिरौन की नाक में एक कुंडा, एक हुक डालकर उसके दिमाग को उसके नाक से ही बाहर खींच लेते थे, जिसके बाद उसके जिस्म से सारे ऑर्गन्स, लंग्स, जिगर, गुर्दे सब निकाल लिए जाते थे। लेकिन सिर्फ दिल को बिल्कुल सेफ एक जार में रख दिया जाता था, जिसके बाद इस फिरौन के खाली जिस्म को बहुत ही केयरफुली अगले 40 दिन के लिए पानी में रख दिया जाता था और इस पानी में एक स्पेशल नमक मिक्स किया जाता था। 40 दिन के बाद फिरौन को निकालकर उसके खाली जिस्म को रेत से भर दिया जाता था ताकि वो हमेशा के लिए अपने सही शेप में रहे। और फिर फाइनली फिरौन के जिस्म पर तेल और हनी लगाकर उसके जिस्म पर हमेशा के लिए व्हाइट पट्टियां बांधी जाती थी और फिर उसे एक बहुत ही महंगे ताबूत में बंद कर दिया जाता था। इस ताबूत में फिरौन के जिस्म के साथ साथ खाने पीने की चीजें, बहुत सारा सोना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका दिल उसके साथ दफना दिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता मरने के बाद हर फिरौन अपनी मम्मी बनाने लगा और ये बिल्कुल एक आम सी बात बन गई। तो अब मरने के बाद खुदा बनने की ये रेस मम्मी से भी आगे निकल गई और आने वाले नए फिरौन सिर्फ मम्मीज ही नहीं बल्कि अपने मम्मीज के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे, जो पहले तो सिर्फ नॉर्मल बिल्डिंग्स और टेम्पल्स थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डिंग्स बड़ी होती गई और इस तरह दुनिया में पहली बार पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट आया। तो अब जो भी फिरौन मरता था वो अपनी ममीज पर एक से बढ़कर एक बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने लगे और हर फिरौन ये चाहता था कि उसका पिरामिड पिछले फिरौन से भी बड़ा पिरामिड हो। और आहिस्ता आहिस्ता ये पिरामिड्स इतने बड़े हो गए कि आखिर एक फिरौन खुफू ने आज से 4500 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनाया, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। जब ये पिरामिड बनाया गया, ये उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी और अगले 3500 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का टाइटल इसी पिरामिड के पास था। लेकिन 3500 साल बाद आखिर इस पिरामिड का रिकॉर्ड लंदन के इस चर्च ने तोड़ दिया। लेकिन ये चर्च भी ज्यादा अरसा अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सका और इसके गिरते ही पिरामिड दोबारा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी। लेकिन आने वाले वक्तों में आईफल टावर और बाकी बिल्डिंग्स ने पिरामिड्स का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्जुल खलीफा है, वी ऑल नो दैट, जिसकी हाइट तो सबसे ज्यादा है, लेकिन वजन के हिसाब से अगर 12 बुर्ज खलीफा को मिला लिया जाए तब भी ये एक पिरामिड ज्यादा भारी है। मतलब ये पिरामिड इतना बड़ा है कि इस पिरामिड के अंदर 2000 बड़ी बड़ी ट्रक्स आसानी से पार की जा सकती है। नाउ सारे फिरौन ये पिरामिड्स तो बना ही रहे थे, लेकिन इन पिरामिड्स को बनाते हुए उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि इनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था। इसीलिए ये पिरामिड आज दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है और इस पिरामिड के बाद आने वाले पिरामिड्स का साइज आहिस्ता आहिस्ता छोटा होने लगा। और सिर्फ पिरामिड्स ही नहीं बल्कि इन पिरामिड्स की वजह से पूरी इजिप्ट की इकोनॉमी भी कमजोर होने लगी और हजारों साल में पहली दफा ऐसा लग रहा था कि फाइनली इजिप्ट अपने सुपर पावर होने का टाइटल खो देगा। जैसे इजिप्ट की इकोनॉमी बहुत ही कमजोर हुई, ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब मिस्र के बाजार में एक छोटा सा बच्चा गुलाम बनाकर बेचा जा रहा था। लेकिन ये बच्चा बाकी सारे बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट था, मतलब उस जैसा खूबसूरत वहाँ कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से इस बच्चे को मिस्र के एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर ने अडॉप्ट कर लिया। और फिर आगे जाकर यही गुलाम बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे इजिप्ट का
प्राइम मिनिस्टर बना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के साथ मिलकर इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया और वो इजिप्ट जो इससे पहले बिल्कुल टूटने वाला था, दोबारा उसे एक सुपर पावर बनाया। लेकिन उनकी वफात के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की औलाद बनी इसराइल यही इजिप्ट में रहने लगे और कुछ ही अरसे में इजिप्ट के सबसे पावरफुल लोग बन गए। लेकिन जैसे ही बनी इसराइल अपनी ताकत की पीक तक पहुंचे, अचानक इजिप्ट में दो बड़ी ताकतों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, जिसमें एक नए फिरौन ने आकर पुराने खानदान को खत्म कर दिया और इजिप्ट में एक नई बादशाहत बनाई। इस नए फिरौन ने इजिप्ट के पुराने सारे रूल्स को तोड़कर एक नया निजाम बनाया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये था कि आज के बाद बाहर से आए हुए लोगों को इजिप्ट में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद ऑफ कोर्स बनी इसराइल पर इजिप्ट में बहुत सख्त जुल्म किया जाने लगा। जिस तरह आज भी अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही I will declare a national emergency at our southern border. बिल्कुल उसी तरह अमेरिका से इमिग्रेंट्स को निकालने का प्लान बनाया है। अब इजिप्ट के सारे बनी इसराइल को नए फिरौन ने आते ही बनी इसराइल के सारे कारोबार बंद कर दिए और उन्हें अपना गुलाम बना दिया। और इसी तरह अगले 400 साल तक बनी इसराइल इजिप्ट के लोगों के गुलाम रहे। लेकिन इन 400 सालों में बनी इसराइल के दिलों में सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि एक दिन जरूर उनका एक पैगंबर आएगा जो उन्हें इस सख्त गुलामी से निकालकर आजाद कर देगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 400 साल बाद अचानक एक दिन फिरौन के पास एक नजूमी आया और उसने आकर फिरौन को बताया कि बहुत जल्द इजिप्ट की जमीन पर एक बच्चा पैदा होगा जिसका ताल्लुक बनी इसराइल के खानदान से होगा, जो तुम फिरौनों की इस 3000 साल की एम्पायर को खत्म कर देगा। ये सुनकर फिरौन बिल्कुल हैरान रह गया और उसने फौरन हुक्म दिया कि बनी इसराइल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा होगा उसको पैदा होते ही मार दिया जाए। जिसके बाद उसके सोल्जर्स हर घर में जाकर माओ से बच्चे छीन कर उनको मारने लगे। लेकिन जिस बच्चे को वो असल में ढूंढ रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम, वो उनके हाथ ना आ सका, उसे वो मार नहीं सके, बल्कि इस बच्चे को फिरौन अपने ही घर में पालने लगा। यहाँ से आगे जो हुआ वो हम सबको बताए। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम ने पैगंबर बनने के बाद फिरौन के सामने आकर एक ही डिमांड रखी कि मेरे खानदान बनी इसराइल को गुलामी से आजाद कर दिया जाए। और बहुत सारे मिरेकल्स के बाद आखिर फिरौन ने उनकी बात मान ली और बनी इसराइल को आजाद करके इजिप्ट से निकलने की इजाजत दे दी। जिसके बाद बनी इसराइल के 6 लाख लोग एक ही रात में 400 साल के बाद इजिप्ट को छोड़कर फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त के फिरौन रैमसेस ने बनी इसराइल को इजाजत देने के बाद भी अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया और अपनी पूरी फौज को जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। जिसके बाद रैमसेस अपनी फुल ताकत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही वो बनी इसराइल को खत्म करने के लिए उनके बिल्कुल करीब पहुंचा, एग्जैक्ट उसी वक्त अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को बचा लिया और रैमसेस, फिरौन और उसकी पूरी फौज को इस पानी में गर्क कर दिया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है कि मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इजिप्ट की पूरी हिस्ट्री, टैबलेट्स, राइटिंग्स में कहीं भी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी हमें सिर्फ बाइबल और कुरान में मिलती है। लेकिन एक चीज हिस्ट्री और इन आसमानी किताबों में कॉमन है। मतलब आज दुनिया का हर हिस्टोरियन इस बात को मानता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन रैमसेस के मरने के बाद इजिप्ट कभी भी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक फिरौन को नहीं बल्कि इजिप्ट के पिछले 3000 साल की हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म करने की शुरुआत की थी। रैमसेस इजिप्ट का आखिरी बड़ा फिरौन था जिसने अपने आप को और अपनी पूरी फौज को अपने गुरूर की वजह से खत्म कर दिया था। जिसके बाद पूरी दुनिया को यह समझ आ गई कि फिरौन कोई खुदा नहीं बल्कि सिर्फ एक आम इंसान है। जिसके बाद यहाँ से पहली दफा इजिप्ट अपना सुपर पावर का टाइटल आहिस्ता आहिस्ता खोने लगा और यहाँ के हालात इतने खराब हुए कि आज तक इस दौर को डार्क एजेस के नाम से याद किया जाता है। जिसके कुछ ही अरसे बाद इजिप्ट के पास फलस्तीन में दुनिया की एक नई सुपर पावर सामने आई जिसके बादशाह का नाम था सुलेमान अलैहिस्सलाम। इसी तरह आने वाले वक्तों में इजिप्ट की ताकत कमजोर होती गई और इतनी कमजोर हुई कि बहुत सारी एम्पायर्स ने यहाँ पर हमला करके इसे फतह किया, जिनमें से एक बादशाह का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट की एम्पायर के बाद फाइनली एक नई सुपर पावर द ग्रेट रोमन एम्पायर ने आखिर इजिप्ट को फुल ताकत के साथ फतह किया और अगले 600 साल तक रोमन एम्पायर ही इजिप्ट पर राज करती रही और कोई भी उनसे इजिप्ट छीन नहीं सका। लेकिन अब फाइनली 600 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था और मुसलमान उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में रोमन एम्पायर से इजिप्ट छीनने के लिए उसके दरवाजे पर खड़े थे।
subscribe. تو ماشاءاللہ بہت ہی جتنا میں نے سوچا تھا اس سے زیادہ مجھے ویڈیو سرچ کرنے کا جو بھی میں نے مشقت کی محنت کیا وہ میرا آج نہیں گیا. وہ بہت اچھے سے میں نے ویڈیو کو دیکھا, بہت مزہ آیا مجھے. اتنا زیادہ کیوریوسٹی تھا ویڈیو دیکھنے میں اور اتنا زیادہ انٹرسٹ آ رہا تھا فرعون کے بارے میں, جو ہم نے دیکھا کہ کیسے اتنا اچھے سے یہ چینل والے بتاتے ہیں, اتنا ماشاءاللہ اتنا اچھا ان کا بتانے کا طریقہ ہے, وہ ایڈیٹنگ ساری چیزیں بہت اچھے سے وہ بتاتے ہیں. جو ہم نے دیکھا وہ رامسس لاسٹ والے فرعون جو تھے, جو موسیٰ علیہ السلام جو کیسے وہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا, اپنے آپ کو وہ خدا مانتے تھے, وہ ساری چیزیں ایجپٹ کا وہ کیسے ڈاؤن فال ہوا, ایجپٹ کیسے سپر پاور میں آیا, بہت ساری چیزیں بہت مجھے اچھا لگا ماشاءاللہ بہت. اب میں انشاءاللہ اور بھی ان کے چینل پہ ویڈیو پہ ریاکشن دوں گی. آپ لوگ بھی اگر آپ کو کچھ چاہیے ان کے چینل پہ یا اس طرح کی ویڈیو تو آپ لوگ پلیز مجھے کمنٹ میں بتایا کریں. تو امید کرتے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, اور ہاں کمنٹ ضرور کیا کریں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں. تو انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.